हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का 56/56 सीरीज में स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको 3 दिन में पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो ये अपना लास्ट चैप्टर चल रहा है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज अपनी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आप जैसा कि अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को अच्छे से सॉल्व किया है आपने, तो जरूर आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कल के पेपर में देखने को मिलेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर बचा हुआ अपना बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं अपने। एक तो आता है वस्तुनिष्ठ, ये आते हैं 2 अपने पास। ठीक है, और रिक्त स्थान मिलेगा आपको 1, और अति लघुत्रात्मक मिलेगा 1, और एक क्या मिलेगा आपको यहाँ से लघुत्रात्मक मिलेगा। कौन से चैप्टर में से? बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में से। ठीक है, अब देखना इसमें से सिलेक्ट किए हैं मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखना आप, ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीकृत करने पर बना अम्ल है। ग्लूकोज जो है उसको ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज करते हो आप। ठीक है, ग्लूकोज होता है CHO का होल 4 और CH2OH। ठीक है, इसको जब आप ब्रोमीन वाटर जो होता है उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करवाते हो तो इससे बनता है अपने पास COOH CHOH का होल 4 CH2OH, जिसका नाम होता है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकोनिक अम्ल बोलते हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। अगला देखो, माल्टोज के जल अपघटन से ग्लूकोज बनता है। आपको पता है माल्टोज जो होता है वो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, तो इसके जल अपघटन से क्या बनेगा? ग्लूकोज ही बनेगा। तो इस अभिक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? सिंपल सा है, कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होगा? माल्टेज एंजाइम प्रयुक्त होगा। ठीक है, अगले देखो, प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? प्राणी शरीर का पूछा है आपको। ठीक है, तो ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, और कोशिका के आनुवांशिक गुणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सभी को पता है, तो डीएनए के द्वारा ही होता है। ठीक है, निम्न में से कौन डाइसैकेराइड नहीं है? देखो, सुक्रोज भी एक डाइसैकेराइड है, लैक्टोज भी है और माल्टोज भी है। डाइसैकेराइड का मतलब ये हुआ कि ये जो शुगर है ये 2 शुगर से मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन गैलेक्टोज एक डाइसैकेराइड नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो ये अपने वस्तुनिष्ठ सिंपल से थे, वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अगला है अपना रिक्त स्थान वाला पोर्शन है, जिसमें देखते हैं रिक्त स्थान। यहाँ पर आपको इस चैप्टर से मिलेगा 1 रिक्त स्थान। वस्तुनिष्ठ कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, जबकि रिक्त स्थान जो है वो आपको यहाँ पर 1 मिलेगा इस चैप्टर में। ठीक है, चलो तो इसमें रिक्त स्थान पूर्ति, रिक्त स्थान पूर्ति ये वाले करते हैं। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला है अपना, लिख लेते हैं एक बार इनको। विटामिन विटामिन B1 की कमी से, B1 की कमी से रोग होता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है आपका। अगला सेकंड है, डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक होता है जो आरएनए में नहीं होता है, आरएनए में नहीं होता है। ठीक है, वो नाइट्रोजन क्षारक जो डीएनए में होता है जबकि आरएनए में नहीं होता है। अगला है प्रोटीन, प्रोटीन इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं। अगला और 4th नंबर है सुक्रोज, सुक्रोज जो है वो शर्कराओं से, कौन कौन सी शर्कराओं से मिलकर बना हुआ होता है? शर्कराओं से मिलकर बनता है। अगला और लास्ट और 5th अपने पास सरलतम अमीनो एसिड, सरलतम अमीनो अम्ल, अम्ल जो प्रकाशिक घूर्णक नहीं है, प्रकाशिक घूर्णक नहीं है,
वह है, वह है। देखो ये सिंपल से हैं सारे, ये चैप्टर ही सिंपल सा है। जीवाणु जो बायोमोलिक्यूल्स है, बायो के बच्चों के लिए तो बहुत इजी है, बायो में भी चलता है ये सब। विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, सेकेराइड्स है, शर्करा है, वो सारे बहुत इजी है। तो विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। अगला, डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक थायमीन होता है, जो किसमें नहीं पाया जाता है, आरएनए में। देखो साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल और एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और जो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये तो पाए जाते हैं डीएनए में। और आरएनए में थायमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन जो होते हैं वो आपको पता है किससे मिलके बने हुए होते हैं, अमीनो अम्ल इकाइयों से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। सुक्रोज जो होता है ये बनता है अल्फा डी ग्लूकोज व बीटा डी फ्रक्टोज शर्कराओं से मिलके बना होता है, सिंपल सा है। ठीक है, और सरलतम अमीनो एसिड जो प्रकाशिक ध्रुवण घूर्णक नहीं होता। अब आपको कैसे पता चलेगा प्रकाशिक घूर्णक है कि नहीं, देखो जिसमें कायरल सेंटर या असममित कार्बन उपस्थित होगा वो क्या होगा, प्रकाशिक घूर्णक होगा। नहीं, अगर असममित कार्बन नहीं है, किरेल कार्बन नहीं है, तो वो घूर्णक नहीं होगा। तो इसमें आता है अपना ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जिसकी स्ट्रक्चर होती है NH2CH2COOH। देखो ये कार्बन, अगर किरेल कार्बन होता तब तो ये घूर्णक होता, लेकिन ये किरेल कार्बन नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे क्या जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। किरेल कार्बन वह कार्बन होता है जिससे कार्बन की चारों संयोजकता अलग अलग ग्रुप या परमाणु से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर तो दो सेम है भी, हाइड्रोजन दो सेम है। अगर हाइड्रोजन की जगह एक ही जगह मैथिल होता तब तो ये क्या हो जाता, प्रकाशिक घूर्णक हो जाता। ठीक है, तो आपको पूछा सरलतम अमीनो एसिड जो प्रकाशिक घूर्णक नहीं है वो क्या है, ग्लाइसिन होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ अपना रिक्त स्थान वाला पोर्शन। अगला है अपना अति लघुत्रात्मक। अति लघुत्रात्मक भी यहाँ पर आपके इस चैप्टर से आएगा, एक प्रश्न आएगा आपको, एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अति लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक पर्सन, देखना इसमें पहला आपको पूछ रहा है राइबोज की संरचना, राइबोज की संरचना लिखिए, संरचना लिखिए। ठीक है, आपको क्या बताना है, राइबोज की संरचना बतानी है, सिंपल सा है ये भी। देखो H और सॉरी इसमें OH ऊपर की साइड होता है, यहाँ पे H और यहाँ नीचे की साइड HOH और इधर HCH2OH, 1 2 3 4 और 5वां नंबर कार्बन होता है। ठीक है, ये तो राइबोज शुगर है। और डीऑक्सी राइबोज शुगर की बात की जाए तो उसको भी ध्यान में रख लो, मान लो वो भी पूछ ली जाए अगर, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है ये HOH CH2OH और H। सेकेंड वाला जो ये होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, उसका क्या हो जाता है, डीऑक्सी मतलब कहने का मतलब ऑक्सीडेस रिडक्शन हो जाता है, वो यहाँ पे क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। ये है डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज और ये कौन सी शुगर है, राइबोज शुगर, दोनों को साथ में ध्यान रखना। ठीक है, अगला है सेकंड, आपसे पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में, नरलिंग हार्मोन को, नरलिंग हार्मोनों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये तो सिंपल सा है, इनको बोलते हैं एंड्रोजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। अगला और थर्ड आपसे पूछा है प्रोटीन को, प्रोटीन को निनहाइड्रीन, निनहाइड्रीन के साथ, के साथ गर्म करने पर, गर्म करने पर क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, प्रोटीन को, प्रोटीन को
निनहाइड्रीन के साथ गर्म करने पर विलयन नीला हो जाता है। ठीक है, ये निनहाइड्रीन टेस्ट होता है प्रोटीन का, जिसमें प्रोटीन जो है निनहाइड्रीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, विलयन का रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन था अपना। अगला और फोर्थ नंबर आपसे पूछ रहा है इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। सिंपल सा है, इंसुलिन हार्मोन जो है वो क्या करेगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला पूछा आपको स्टार्च के दो अवयवों के नाम लिखिए। ठीक है, इनके आपको क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। ठीक है, एक तो होता है एमाइलोपेक्टिन होता है एक तो, और एक भाग होता है एमाइलेज। ठीक है, ये दो भाग होते हैं प्रोटीन की। ठीक है, सिंपल सा है, ये चैप्टर बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा तो है ही नहीं। ये अति लघुत्तरात्मक के 5 क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलो आगे है अपना लघुत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा यहां से। तो ग्लूकोज आपसे पूछ रहा है, ग्लूकोज व स्टार्च में विभेद कीजिए। ठीक है, दोनों में अंतर बताना है आपको। ठीक है, विभेद कीजिए। एक साइड लिख लेते हैं ग्लूकोज और एक साइड लिख देते हैं स्टार्च। ठीक है, देखो पहला अंतर लिखते हैं इसमें, ग्लूकोज आयोडीन विलयन के साथ क्रिया नहीं करता है। ठीक है, जबकि स्टार्च आयोडीन विलयन के साथ क्रिया करता है। ठीक है, अगला और सेकंड नंबर है ग्लूकोज का जल अपघटन नहीं होता है, जबकि स्टार्च का जल अपघटन होता है। अगला और लास्ट और थर्ड है ग्लूकोज फेलिंग विलयन के साथ लाल अवक्षेप देता है, जबकि स्टार्च फेलिंग विलयन के साथ कोई क्रिया नहीं करता है।
ठीक है, ये इनमें विभेद है, 3 अंतर बताए हैं, सिंपल से हैं। ग्लूकोज आयोडीन सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, जबकि स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन के साथ क्रिया करता है। ग्लूकोज का जलकपटन नहीं होता है, जबकि स्टार्च का जलकपटन होता है। ग्लूकोज फेलिंग विलियन के साथ लाल अवक्षेप देता है, जबकि स्टार्च फेलिंग विलियन के साथ कोई क्रिया नहीं दर्शाता है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। स्टार्च और ग्लूकोज में आपको विभेद बताना था, ठीक है। अगला है सेकंड नंबर है प्रोटीन के विकृतीकरण। प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए। देखो, प्रोटीन का विकृतीकरण ये है कि एक तरह से जो प्रोटीन है उसकी प्राकृतिक संरचना में क्या हो जाए, चेंज हो जाए या टेढ़ी मेढ़ी आकृति हो जाए, अनियमित हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण। देखो, ये किसके कारण होता है, जनरली भौतिक परिवर्तनों जैसे ताप, दाब, पीएच आदि के कारण प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। विकृतीकरण के कारण प्रोटीन की संरचना अनियमित, अकुंडलित व टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक है, एक दो सेंटेंस और लिख देते हैं। प्रोटीन विकृतीकरण के कारण अपनी जैविक सक्रियता खो देते हैं। जैविक सक्रियता इनकी क्या हो जाती है, खो जाती है। ठीक है, और एक आधा और लिख देते हैं। विकृतीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, विकृतीकरण की प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार विकृतीकरण हो गया तो फिर वापस चेंज हो जाएगा। अनुत्क्रमणीय होती है। ठीक है, और क्या है, और तो सिंपल सा है, तो विकृतीकरण की प्रक्रिया, और एक ये है विकृतीकरण के कारण प्रोटीन की प्राकृतिक संरचना परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, बहुत है इतना लिखना तो। ठीक है, सिंपल सा था ये भी। और अगला आपसे पूछ रहा है थर्ड नंबर, प्रोटीन का विकृतीकरण। देखो, जनरली क्या होता है, भौतिक परिवर्तन जैसे पीएच, ताप, दाब, इनके कारण क्या होता है, प्रोटीन की संरचना अगर परिवर्तित हो जाती है तो इसे बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है, और प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है तो प्रोटीन की आकृति क्या हो जाती है, अनियमित, अकुंडलित, टेढ़ी मेढ़ी आकृति हो जाती है। और क्या हो जाता है,
प्रोटीन की विकृतीकरण के कारण प्रोटीन की जो जैविक सक्रियता है वो क्या हो जाती है, खो जाती है, और विकृतीकरण जो है प्रोटीन का वो एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। अगला और थर्ड नंबर आपसे पूछा है माल्टोज। माल्टोज की संरचना समझाइए। ठीक है। माल्टोज जो होता है वो किससे मिलके, एक डाइसेकेराइड होता है, ठीक है, क्या होता है, डाइसेकेराइड होता है, और ये किस किस से मिलके बना हुआ होता है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बना हुआ होता है। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज इकाई का C1 कार्बन परमाणु दूसरी ग्लूकोज इकाई के C4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर लिखें तो अपन, यहां तो ये जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। देखो यहां से बात करें तो ये OH सॉरी यहाँ पे H H OH OH और H CH2OH, ठीक है। और यहाँ पर CH2OH और H, और ये OH यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये H और OH, और यहाँ पे OH और H, और यहाँ पे OH और H, यहाँ पे आ जाएगा, अरे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा H, और ये आ जाएगा OH, और यहाँ पे H, और ये आ जाएगा OH, ठीक है। सेम ऐसे ही इधर आ जाएगा, ये H है, ये OH है, ये OH, ये OH, और ये H OH, और ये H यहाँ पे OH था, इसी प्रकार से आ जाएगा। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, और ये 5, और ये 6, ठीक है। इधर बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर, ठीक है। ये C1 और C4 कार्बन के बीच में, इनके बीच में बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। सिंपल सा है, ये भी माल्टोज की संरचना बता दी है, उसको याद कर लेना, ठीक है। ये है अल्फा डी ग्लूकोज, और ये है अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। दोनों यूनिट मिलकर के क्या बनाती है, माल्टोज शुगर बनाती है, जो एक क्या है, डाइसेकेराइड होती है, ठीक है। अगला और एक क्वेश्चन और इसमें, फोर्थ नंबर और देख लेना आप इसमें, लघुत्रात्मक का फोर्थ नंबर आपको पूछा गया है, अपचाई व अनअपचाई शर्करा, अपचाई व अनअपचाई शर्करा में अंतर लिखिए, ठीक है। एक साइड लिख देते हैं अपचाई शर्करा, और एक साइड लिख देते हैं अनअपचाई शर्करा, ठीक है। चलो अंतर की बात करते हैं इनमें। अपचाई शर्करा जो होती है
इनमें अपचायक गुण होते हैं, अपचायक गुण उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। अर्थात ये शर्करा फेलिंग विलियन टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देती है, ठीक है। इसके उदाहरण लिखें तो इसके उदाहरण में आ जाएगा, सभी तो मोनोसेकेराइड आ जाएंगे, सभी मोनोसेकेराइड और माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, इनमें अपचायक गुण नहीं होते हैं, अर्थात ये शर्करा फेलिंग विलियन टोलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करती हैं, और इसका उदाहरण हो जाएगा सुक्रोज, ठीक है। तो ये अपना लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स अर्थात जैव अणु कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अपन ने पूरी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट करवा दिए हैं। अपनी सीरीज 56 बाय 56 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और सभी इन क्वेश्चंस को सोल्व करना सभी बच्चे, तो आपको कहीं ना कहीं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में। और कल आपका पेपर है, पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, और अच्छे से कंसंट्रेट होके अपना पेपर करना है आपको, और बिना किसी घबराहट के साथ आपको पेपर करना है अपना। और फिर से मैं आप सभी को एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।